यहीं से एक और सवाल प्रशांत किशोर का पीछा करने लगा कि क्या वे सिर्फ चुनावी रणनीतिकार रहेंगे या एक दिन खुद राजनीति में भी उतरेंगे। शायद इस सवाल का जवाब उन्हें खुद भी मिल चुका था। 2022 में पीके ने तय कर लिया, अब दूसरों की सरकारें बनाने से आगे बढ़ना होगा, अब खुद की राजनीति करनी होगी। 2 मई 2022 जन सुराज अभियान की शुरुआत। पीके ने अपना एयर कंडीशनड वॉर रूम छोड़ दिया, डेटा शीट्स को कुछ समय के लिए गांव के चौपालों से बदल दिया, लैपटॉप से निकलकर लोगों के बीच जाने का फैसला किया। कोई रैली नहीं निकाली, कोई बड़ी सभा नहीं की। पीके ने एक अलग रास्ता चुना, पदयात्रा। 2 मई 2022 यही वो तारीख थी जब प्रशांत किशोर ने सिर्फ राजनीति की बात नहीं की, बल्कि बिहार को समझने का संकल्प लिया। उन्होंने ऐलान किया जन सुराज अभियान का, एक ऐसा अभियान जिसका मकसद था बिहार की जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनके अनुभवों के आधार पर विकास का नया खाका तैयार करना। फिर आया 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी की जयंती का दिन। इतिहास की धरती पश्चिम चंपारण के भीतरिहवा गांधी आश्रम से एक लंबी पदयात्रा शुरू हुई। सवाल था, क्या बिहार को बदला जा सकता है अगर पहले बिहार को समझा जाए। इसके बाद शुरू हुआ सफर, गांव-गांव, गली-गली, चौपाल से चौपाल तक। एक ऐसा सफर जो चुनावी रैली की जगह जन संवाद की यात्रा बन गया। इस पदयात्रा के आंकड़े भी इसकी व्यापकता की गवाही देते हैं। यह अभियान करीब 665 दिन तक लगातार चला। 235 प्रखंडों की यात्रा, 1319 पंचायतों तक पहुंच और 2697 गांवों में लोगों से सीधा संवाद। लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा। ये सिर्फ तय की गई दूरियां नहीं थी, ये उन कदमों का हिसाब था जो बिहार की नब्ज टटोलने के लिए उठाए गए थे। और यहीं से तैयार हो रही थी मेकिंग ऑफ पीके की एक नए राजनीतिक अध्याय की पटकथा। हजारों किलोमीटर पैदल चलना, गांव-गांव जाना, हर जिले में रुकना, हर वर्ग से मिलना, किसानों से, छात्रों से, महिलाओं से, बेरोजगार युवाओं से, शिक्षकों से, व्यापारियों से और उन लोगों से जो शायद बरसों से किसी बड़े नेता के सामने अपनी बात नहीं रख पाए थे। हमने करीब करीब सभी बड़े नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर बात करके ये उनको समझाने का प्रयास किया है, भाई कुछ तो कीजिए बिहार के लिए। चाहे वो कांग्रेस की बड़ी नेत्री हो या भी जिनको आप और हम भगवान मानकर दिल्ली में बैठाए हुए, हमने सबसे व्यक्तिगत भी बात करी। सब आदमी सुनने समझने के बाद कहता है किसान ठीक है यार, लेकिन अब बिहार अब इसी दशा में रहेगा, इतना ज्यादा वहाँ बदल नहीं सकता है, वहाँ जात पात बहुत है। पीके की यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, यह बिहार को समझने की कोशिश भी थी। प्रशांत किशोर इसे इसी रूप में पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं वोट मांगने नहीं निकला हूं, मैं बिहार को सुनने निकला हूं। यह दावा राजनीतिक था, लेकिन संदेश अलग था। जहां दूसरे नेता हेलीकॉप्टर से उतरते थे, वहां पीके धूल भरे रास्तों पर पैदल चल रहे थे। वो जो यात्रा थी तो किसी को भी क्लियर था कि भाई आगे वो पार्टी बनाने वाले हैं। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो थी नहीं। और काहे के लिए लोग इतना यात्रा करेगा? यात्रा तो जन स्वराज का नाम ही उन्होंने अपने पार्टी को दिया। और जन जागरण में, बिहार फर्स्ट की राजनीति में, बिहार की समस्याओं को लेकर अभी भी उनका प्लान यही है कि इसी को वो राजनीति का मुख्य धुरी बना रहे हैं। पीके की पदयात्रा धीरे धीरे एक अभियान में बदल गई और अभियान एक संगठन में। नाम रखा गया जन सुराज। नाम में 2 शब्द थे, जन यानी जनता और सुराज यानी सुशासन।
प्रशांत किशोर पहली बार उस चुनौती से टकराए जिसका सामना हर नए राजनीतिक दल को करना पड़ता है, वर्षों से जमे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच अपनी जगह बनाना। प्रशांत किशोर अक्सर कहते रहे हैं कि बिहार की राजनीति 2-3 दलों के बीच फंसकर रह गई है। वे एक नए विकल्प की बात करते हैं, लेकिन राजनीति में विकल्प बनना और विकल्प मान लिया जाना दो अलग अलग बातें हैं। पीके की पदयात्रा संगठन में बदली और 2 अक्टूबर 2024 को संगठन जन स्वराज पार्टी में यानी जेएसपी में। इसी के साथ वो वक्त भी आया जब प्रशांत किशोर को दूसरों के उम्मीदवार नहीं, अपनी पार्टी के लिए उम्मीदवार खुद चुनने थे। दूसरे दलों के लिए घोषणा पत्र तैयार नहीं करना था, अपनी पार्टी का विजन सामने रखना था। क्या हर जीत सिर्फ जीतना सिखाती है और क्या हर हार सिर्फ हारना, या कुछ हार ऐसी भी होती हैं जो किसी नेता को उसकी सबसे बड़ी सीख देकर जाती हैं। जन स्वराज पार्टी को पूरे बिहार में 16,77,583 वोट हासिल हुए, एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वोट शेयर करीब 3.44% रहा। 68 सीटों पर जन स्वराज प्रत्याशी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए यह सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये एक सवाल भी था। क्या बिहार तीसरे राजनीतिक विकल्प के लिए तैयार नहीं था, या जन स्वराज अभी तैयार नहीं थी? बुरी तरह हार हुई थी, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी, तो कोई भी कम आंकेगा। लेकिन उनको लगता है कि अंदर से विश्वास था कि हम आने वाले दिनों में कुछ करेंगे, इसीलिए हारने के बाद भी उन्होंने कहा था कि अब पॉलिटिकली मर थोड़े गए हैं, अभी हम जिंदा हैं, भागने वाले नहीं हैं, डट कर रहेंगे और बिहार में ही राजनीति करेंगे और एक दिन कामयाब होंगे। पूर्ण रूप से तो कामयाबी नहीं मिली है, नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तब है कि कम आंकते जो लोग, तो उनको एक झटका है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जन स्वराज क्यों हारी, सवाल यह भी था कि क्या इस हार के बाद प्रशांत किशोर वापस चुनावी सलाहकार बन जाएंगे? क्या वे इस दुनिया में लौट जाएंगे जहां कैमरे के पीछे रहकर दूसरों की जीत लिखी जाती है? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार के बाद पीके ने पार्टी नहीं छोड़ी, पदयात्रा का अर्थ नहीं बदला। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनता ने उन्हें समझा नहीं, उन्होंने संगठन को और मजबूत करने की बात की और यहीं एक सलाहकार धीरे धीरे राजनेता की तरह व्यवहार करता दिखाई दिया। राजनीति में कहावत है, पहला चुनाव बताता है कि आप कौन हैं, दूसरा चुनाव बताता है कि आपने पहली हार से क्या सीखा। शायद प्रशांत किशोर भी यही सीख रहे थे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पीके के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। पीके के राजनीतिक विरोधियों ने कहा सलाहकार नेता नहीं बन सकता, कोच ये, वो कैप्टन नहीं बन सकता, वो खेल नहीं सकता। कई लोगों ने तो प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम तक लगा दिया था। लेकिन राजनीति में पूर्ण विराम बहुत कम होते हैं, ज्यादातर विराम चिन्ह अल्प विराम साबित होते हैं। पटना का बांकीपुर वो विधानसभा सीट जिसे 3 दशकों से बीजेपी का अजय दुर्ग माना जाता था। प्रशांत किशोर ने अपनी पहली ही चुनावी जंग में जीत दर्ज करके बांकीपुर को बदलती राजनीति के लिए झांकीपुर बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को आखिर बांकीपुर में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? क्या यह बिहार की राजनीति के लिए बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत है? क्या बिहार एनडीए बना महागठबंधन से हटकर जन स्वराज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देखने लगा है? क्या जातिगत समीकरणों पर अब मुद्दों की राजनीति भारी पड़ने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर की जीत हार में जेन जी और युवा वोटर्स ने कितनी निर्णायक भूमिका निभाई? प्रशांत किशोर ने सिर्फ बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को ही नहीं हराया, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और साख पर भी गहरी चोट मारी। तो वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इकबाल को भी चुनौती दी।
बीजेपी से बने पहले मुख्यमंत्री अपने राज्य के पहले ही चुनाव में मात खा गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के लिए ये पहली चुनावी अग्नि परीक्षा थी। जिस बांकीपुर सीट से वे खुद लगातार 5 बार विधायक रहे, जो सीट 3 दशकों से उनकी और उनके परिवार का अजेय राजनीतिक दुर्ग मानी जाती थी, उसी अपनी होम सीट पर उपचुनाव हार जाना बीजेपी से ज्यादा नितिन नवीन के लिए बड़ी हार बताया गया। और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे। और पुनः बांकीपुर में जब से हमारी सरकार बनी है या उसके पहले हम लोगों ने वहाँ विकास किया है, अभूतपूर्व विकास हुआ है और आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। प्रशांत किशोर ने पूरे प्रचार में सिर्फ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को निशाना बनाया, उन्हें करप्ट और क्रिमिनल बताते रहे। बांकीपुर जैसे शिक्षित और समृद्ध इलाके में ये रणनीति कारगर साबित हुई। दिल्ली से लेकर बिहार तक में छात्रों के प्रदर्शनों ने बीजेपी के खिलाफ जनता के फैसले को मजबूत किया। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने छात्रों के आंदोलन को कभी अपनी कैंपेनिंग का मुद्दा नहीं बनाया। जीत के बाद जेनजी को अपनी जीत की वजह भी नहीं बताया। भाजपा का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो जरूर इस बात का आकलन करेगा कि जिस विधानसभा को पिछले 30 वर्ष में नहीं हारे हैं, वो अगर सम्राट चौधरी के खिलाफ वो उसने वोट किया है, उनके नेतृत्व के खिलाफ वोट किया है, तो भाजपा को उसको चिंतन करना पड़ेगा, उनको हटाने की चिंता करनी पड़ेगी। अगर नहीं हटाएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूं, आगे के चुनाव में भी इसका बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाई जेनजी ने किया या बूढ़े ने किया, ये तो एकदम हमारे पास कोई आकलन नहीं है। वोटिंग परसेंटेज देखकर ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। उनका गुस्सा होगा, उनकी बात का परसेप्शन का असर जरूर परिवार पर होगा, उनके वोटिंग पैटर्न पर होगा, लेकिन वोट में स्पेसिफिकली जेनजी ग्रुप के लड़के ज्यादा निकलकर वोट किए हैं, ऐसा मुझे अभी तक नहीं प्रतीत हो रहा है। जिस बांकीपुर सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार चुनाव जीतते रहे, वहीं से उनकी पार्टी का उम्मीदवार बुरी तरह हार गया, तो लोगों की दिलचस्पी ये जानने में गई कि ऐसा उलटफेर हुआ कैसे। पीके ने बांकीपुर उपचुनाव में खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने साफ साफ वोटरों से कहा कि वो आरजेडी कांग्रेस के सपोर्ट से नहीं जीतेंगे, बल्कि जो लोग बीजेपी को वोट देते रहे हैं उनको आकर वोट देना चाहिए। जैसे पीके पूरे राज्य का मुद्दा उठाते हैं, बिहार में निवेश लाने की बात करते हैं, लेकिन बांकीपुर में उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर पूरा जोर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे बुनियादी मुद्दों को तवज्जो दी। बांकीपुर के 1/3 से ज्यादा वोटर्स 40 साल से कम उम्र के हैं, जिसके मन में पेपर लीक और रोजगार के अभाव और विस्थापन के कारण काफी गुस्सा है। पीके का ये चुनाव उस वक्त हो रहा था जब अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से लेकर पेट्रोल में एथेनॉल को लेकर लोग नाराज हैं। इस बीच बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी नाम के एक युवक के एनकाउंटर ने बीजेपी के कोर सवर्ण वोटरों में नाराजगी भर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीके बांकीपुर के लोगों के बीच ये नैरेटिव बनाने में कामयाब रहे कि बीजेपी तो कुत्ता बिल्ली को भी अपने टिकट पर जिता देने का दम भरती है। चुनाव मुद्दों और उसके साथ परसेप्शन का खेल है। परसेप्शन के उस खेल में पीके बाजी मार ले गए। का असर मुझे लगता कुछ तो हुआ है, लेकिन इवन मोर इम्पोर्टेंट असर रहा है अपर कास्ट का। अपर कास्ट में नाराजगी है और आज से नहीं, धीरे धीरे बढ़ रही है। वो यूजीसी के नॉर्म्स भी जब आए थे ना, जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी माने, और आपको याद है कि पटना के स्टूडेंट इलेक्शंस में कांग्रेस की जीत हुई थी, जो बहुत सालों के बाद हुई थी, क्योंकि एक झटका देना चाहते थे विद्यार्थी। तो क्या यहाँ भी झटका देना चाह रहे हैं? पीके की जीत चौंकाने वाली साबित हुई। ऐसा इसलिए है कि 8 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी को 1 सीट तक नहीं मिली थी। उपचुनाव कहीं सरकार बनाने या बदलने के लिए नहीं होता,
बांकीपुर के लोगों को भी पता है कि यहाँ के किसी उम्मीदवार के जीतने या हारने से प्रदेश की सरकार नहीं बदलेगी। ऐसे में बीजेपी के कोर वोटरों ने भी बुनियादी सवालों को लेकर पीके पर दांव आजमाया, तो मुस्लिम वोटरों ने भी आरजेडी को वोट देने की जगह पीके को चुना। इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। बांकीपुर की जीत के बाद सबसे बड़ा बदलाव सीटों की संख्या में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव राजनीतिक विमर्श में आया। अब सवाल बदल चुके हैं। पहले पूछा जाता था कि क्या जनसुराज टिक पाएगी, अब लोगों में चर्चा है कि क्या जनसुराज 2029 आते आते दिग्गजों का खेल बिगाड़ सकती है। पहले कहा जाता था पीके चुनाव जिताते हैं, लड़ नहीं सकते। अब कहा जाने लगा है कि क्या पीके बिहार की राजनीति का तीसरा ध्रुव बन सकते हैं। क्या पीके लालू और नीतीश की राज से आगे बढ़ चुकी बिहारी आवाम को वो विकल्प दे सकते हैं जो लोहियावादियों ने करीब 40 साल पहले दिया था। यही तो मेकिंग ऑफ पीके का क्लाइमैक्स है।